अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन में आप सबको वेलकम। मैं हूं जमाल अब्बासी और आज जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। इसी ट्रीटी की वजह से एक न्यू फील्ड आईआर की इमर्जेंस हुई, इसको भी कवर करने की कोशिश करूंगा। और ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के अंदर दो वॉर्स आती हैं, 30 ईयर और 80 ईयर, इनको भी कवर करेंगे। और इसी ट्रीटी की वजह से नेशन स्टेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट निकला, इसको भी अपने टॉपिक पे कवर करेंगे। चलते हैं टॉपिक की तरफ। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया मीन्स एक ट्रीटी साइन की गई थी वेस्टफेलिया के अंदर। वेस्टफेलिया जर्मनी का एरिया है, इस एरिया के अंदर एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया और पीस ट्रीटी। अब जो ट्रीटी साइन की गई थी वो एक नहीं थी, जिस वजह से इसको कहा जाता है पेयर ऑफ ट्रीटीज। दो ट्रीटी साइन की गई थी जर्मनी के इस एरिया के अंदर, जो कि 1648 में साइन हुई थी। एक थी ट्रीटी ऑफ ओस्नाब्रक जो कि अक्टूबर में साइन हुई, देन थी ट्रीटी ऑफ मंस्टर जो कि मई में साइन हुई। और इन्हीं दोनों ट्रीटीज़ के बाद बिगनिंग ऑफ आईआर एक न्यू फील्ड इमर्ज हुई। डिटेल से आखिर तक वीडियो देखें, आपको इसका आंसर आखिर में मिल जाएगा। अब जो ट्रीटी, ये जो वेस्टफेलिया थी, इसके अंदर जो दो वॉर्स थी, एक 30 ईयर वॉर और 80 ईयर वॉर, ये दोनों जो थी रिलीजियस वॉर्स थी। रिलीजियस वॉर बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। ये जो दोनों थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ये दोनों थे क्रिश्चियन ही। दोनों अलग अलग आप कह लें ब्रांचेस थी, एक पहले प्रिवेल करते थे और एक बाद में आए। जो कैथोलिक थे वो पहले थे, इनका क्रिश्चियन ही थे, पर इनका जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ थी वो डिफरेंट थी। और जो प्रोटेस्टेंट थे वो बाद में आए। इनके अंदर कौन से ममालिक हैं वो मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा। और ये दोनों क्या थी, रिलीजियस वॉर्स थी। अब जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जब साइन की गई, इसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी, जैसे कि रूरल डिसाइड द रिलीजन ऑफ स्टेट। जो रूलर होगा स्टेट का, कोई भी रूरल होगा, वो डिसाइड करेगा कि उस रीजन का रिलीजन क्या होगा, उस इलाके का मज़हब क्या होगा। किस पे डिपेंडेंट हो गया, प्रिंस पर, जो कि पहले नहीं था। फिर दूसरी बात की गई, रीडिफाइंड एज इक्वल बिफोर लॉ। जो कैथोलिक थे और प्रोटेस्टेंट थे वो लॉ के आगे बराबर होंगे, कोई भी डोमिनेट नहीं होगा, किसी को भी कोई भी सुपरस्टिशियस नहीं होगा कि जो कैथोलिक पहले प्रिवेल करते हैं तो इनकी ज़्यादा मानी जाएगी और प्रोटेस्टेंट बाद में हैं तो इनकी कम मानी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बोथ आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। देन क्रिश्चियंस लिविंग एज अ माइनॉरिटी एक्सरसाइज ऑन रिलीजन मीन्स कि अगर किसी इलाके में क्रिश्चियंस मिनॉरिटी में हैं, क्रिश्चियंस मीन्स कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, सपोज कर लें कि अगर कैथोलिक किसी इलाके में कम है और प्रोटेस्टेंट ज़्यादा हैं, तो माइनॉरिटी को फ्रीडम होगी कि वो कोई भी अपने उसके मज़हब के अंदर जो जो बातें हैं वो उनको ओबे करे, एक्सरसाइज करे, फ्री टू डू एनीथिंग। देन इसी ट्रीटी के तहत स्विट्ज़रलैंड जो था वो उसको इंडिपेंडेंस मिली और वो एक सेपरेट जो अलग मुल्क था उसको रिकग्नाइज किया गया। जब ये 30 ईयर और 80 ईयर वॉर चल रही थी तो ट्रेड बैरियर्स लगाए गए थे काफ़ी ज़्यादा कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के दरमियान में ही, और वो ट्रेड बैरियर बाद में रिमूव कर दिए गए। अब ट्रीटी, ये 30 ईयर वॉर और 80 ईयर वॉर क्या थी, इनको देखते हैं। जो 30 ईयर वॉर थी वो 1618 से स्टार्ट हुई थी 1648 तक। याद रखिएगा 1648 में कैंसिल ख़त्म हो गई थी, जबकि 80 ईयर वॉर पहले स्टार्ट हुई थी 1568 में और ये कब ख़त्म हुई थी, 1648 में। दोनों वॉर्स जो थी वो 1648 में ही ख़त्म हुई थी और तब ही 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन की गई। अब जो 30 ईयर वॉर थी ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के दरमियान में थी, इसी वजह से इसको रिलीजियस वॉर कहा जाता है। अब कैथोलिक के अंदर जो स्टेट्स आ रहे थे वो थे फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम, जबकि प्रोटेस्टेंट के अंदर जो स्टेट्स आ रहे थे वो थे नॉर्वे, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्वीडन।
अब देखा जाए तो इन दोनों वॉर्स के दरमियान 1648 के टाइम के पीरियड 1618 में 8 मिलियन लोग मारे गए थे। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी वॉर थी। अब इसका मेन मकसद क्या था? इस वॉर के अंदर रोम का जो फर्डिनेंड III था, यह चाह रहा था कि कैथोलिक प्रिवेल करे। पूरे इलाके का जो रिलीजन है वो कैथोलिक होना चाहिए, जबकि प्रोटेस्टेंट कह रहे थे कि यहाँ पे हम लोग भी रहते हैं, नॉर्वे है, स्कॉटलैंड है, ऑस्ट्रिया है, स्वीडन है, इनके अंदर सारे प्रोटेस्टेंट के फॉलोअर्स थे, तो ये कह रहे थे कि प्रोटेस्टेंट होना चाहिए। लेकिन जो फर्डिनेंड III थे रोम के, जो कैथोलिक से बिलोंग करते थे, वो कह रहे थे कि कैथोलिक होना चाहिए। ये इनका आपस का मेन कॉन्फ्लिक्ट था। अगर 80 ईयर वार को देखा जाए तो इसको कहा जाता है डच रिवोल्ट। क्यों? क्योंकि नीदरलैंड के 17 जो प्रोविंस थे, उन्होंने रिवोल्ट किया था स्पेन के खिलाफ, बगावत की थी स्पेन के खिलाफ। और ये जो 17 प्रोविंस थे, ये प्रोटेस्टेंट की फेवर में थे। ये चाह रहे थे कि प्रोटेस्टेंट होना चाहिए, कैथोलिक नहीं होना चाहिए। अब ये जो 17 प्रोविंस हैं, इनके कुछ के नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं: हॉलैंड, जीलैंड, यूट्रेच, फ्राइजलैंड। और बाद में इन्हीं ममालिक के अंदर से बहुत से प्रोविंस के अंदर से बहुत से मुल्क बन गए एक सेपरेट। अब सिग्निफिकेंस देखी जाए तो IR की इमर्जेंस इस सेंस में हुई कि एक जो सोवरेनिटी का प्रिंसिपल था वो इस ट्रीटी के अंदर साइन किया गया। सोवरेनिटी मीन्स खुद मुख्तियारी। वो कैसे साइन किया गया? देखें, हर स्टेट को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात कि कोई भी मुल्क दूसरे ममालिक के इंटरनल अफेयर्स में अमल दखल नहीं करेगा। जब किसी भी मुल्क को राइट नहीं होगा वो किसी दूसरे मुल्क में इंटरफेयर करे, तो ये एक सोवरेनिटी का प्रिंसिपल है। जैसे कि आज पाकिस्तान के अंदर कोई दूसरा ममालिक इंटरफेयर नहीं कर सकता, इंटरवेंशन नहीं कर सकता उसके इंटरनल अफेयर में, तो मीन्स पाकिस्तान एक सोवरेन स्टेट है। फिर पाकिस्तान को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती है जैसे कि अमेरिका, इंडिया, दोनों लॉ के आगे बराबर हैं। तो ये भी क्या हो गया? सोवरेन स्टेट का एक फीचर हो गया। आई होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेक्स्ट वीडियो। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके।